अभिवादन स्वीकार करें उमा शंकर का। आपके बीच में हम आज उपस्थित हैं आधुनिक भारत के इतिहास के साथ। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा सफर शुरू हुआ था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी और कैसे उसका विस्तार हुआ। नींव के सिलसिले में हमने जाना था प्लासी के युद्ध को और 1757 ईस्वी के उस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद बंगाल में क्या होता है इसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फिर से थोड़ा सा हम नजर डालते हैं। 1757 के युद्ध के बाद मिर्जाफर बंगाल का नवाब बनता है। 1760 ईस्वी में दोबारा यानी मिर्जाफर को हटा दिया जाता है और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम के साथ संधि होती है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यूं ही आर्थिक स्थिति सुधारना चाहा मीर कासिम ने, बंगाल की स्थिति को मजबूत करना चाहा, अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय जो स्वरूप था उसमें ढालने की कोशिश किया। ये सब जो प्रयास किए जा रहे थे मीर कासिम के द्वारा, इससे मीर कासिम अंग्रेजों की आंख में किरकिरी की तरह खटकने लगता है और फिर क्या था, दोनों के बीच में संघर्ष होता है। इसके बीच मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच 3 छोटे छोटे झड़प होते हैं। थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं उन झड़पों का। बक्सर के मैदान में पहुंचने से पहले ये झड़प जानना जरूरी है। पहला झड़प होता है गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध, करवा का युद्ध और उद्योनला का युद्ध। करवा का युद्ध जुलाई 1763 ईस्वी में होता है। गिरिया का युद्ध 4 से 5 सितंबर 1763 ईस्वी को होता है। थोड़ा सा हम अपने श्रोताओं को स्पष्ट करते चलें। गिरिया के युद्ध को लेकर कभी कभी आपके अंदर संदेह पैदा होगा। गिरिया में युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ था वह युद्ध 1740 ईस्वी में ही हुआ था। प्रथम युद्ध 1740 ईस्वी का है, ध्यान में रखना है। 1740 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वह बंगाल के तत्कालीन नवाब अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में हुआ था। अलीवर्दी खां वर्सेस सरफराज खां। हम यहां पर इस युद्ध का जिक्र नहीं करते हैं और ये जो युद्ध जिसका जिक्र हम कर रहे हैं यह मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुए इस युद्ध में मीर कासिम की हार होती है, उद्योनला के युद्ध में भी हार होती है। इस प्रकार 1763 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथों मिली 3 हार से मुंगेर छोड़कर मीर कासिम को भागना पड़ता है। मुंगेर छोड़कर जब मीर कासिम भागता है, निकलता है, तो वह पहुंचता है अवध। अवध जहां उसकी मुलाकात होती है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, ध्यान में रखना है, शुजा-उद-दौला, इनसे इसकी मुलाकात होती है। किसकी? मीर कासिम की, बंगाल के नवाब मीर कासिम की। क्यों भागा है? क्योंकि उसे 3 लगातार पराजय का सामना करना पड़ा है। तो मीर कासिम की मुलाकात अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से होती है। वही शुजा-उद-दौला के साथ साथ उसने मुलाकात किया तत्कालीन मुगल सम्राट, उस समय जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मुलाकात होती है। इस प्रकार तीनों ने मिलकर यह विचार किया कि कैसे बंगाल को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। बंगाल से अंग्रेजों को मुक्त कराने की योजना तीनों बना रहे थे। उधर इसकी सूचना मिलती है तत्कालीन बंगाल के गवर्नर बेंसीटाट को। ध्यान में रखना है, बेंसीटाट उन दिनों बंगाल के गवर्नर थे। बंगाल के गवर्नर बेंसीटाट को जब इसकी जानकारी मिलती है तो उन्होंने मुनरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी। सेना की मुलाकात होती है, यानी एक, अब ध्यान से देख, एक तरफ 3 सेना है। 3 सेना बंगाल के नवाब मीर कासिम की, शुजा-उद-दौला की और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट हैं, तीनों की संयुक्त सेना। और एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनरो के कप्तानी वाली सेना, अर्थात जिस सेना का प्रधान था मुनरो। दोनों की मुलाकात बलिया से 40 मील की दूरी पर, लगभग बलिया से 40 मील की दूरी पर स्थित है बक्सर, बिहार में पड़ता है। बलिया उत्तर प्रदेश में है लेकिन बक्सर बिहार में पड़ता है। और यहीं पर तीनों सेना एक तरफ एक की सेना, बंगाल, अवध
और मुगल सम्राट, तीनों के सेना का सामना होता है अंग्रेजी सेना से 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। युद्ध की कहानी यूं समझ ले पहले की तरह ही शायद लिख दी गई थी। परिणाम पहले सुनिश्चित था, और परिणाम सुनिश्चित होने का कारण क्या था? बस समझिए कि पलासी के युद्ध से पूर्व जो हुआ था बंगाल में, वही दोहराया जा रहा था। एक बार फिर से छला जा रहा था, छले जा रहे थे। इस बार कौन? उस समय सिराजुद्दौला के साथ दागेबाजी हुई थी, अब हो रही है दागाबाजी शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला कौन है? बंगाल के अवध के नवाब हैं। गौरतलब हो सिराजुद्दौला को छला गया था, उनके अपने ही लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। इस बार शुजाउद्दौला के जो सेना में शामिल हैं उशद खां, शाहूमल, जैनुल अबदीन, इन तीनों को मुनरों ने पैसे की लालच से, या यूं समझ ले पैसा देकर खरीद लिया था। अब स्वाभाविक है जब अपने ही विश्वासघात करने पर उतर जाए तो परिणाम तो समझा जा सकता है कि परिणाम होगा क्या। और उस युद्ध का परिणाम यह हुआ 3 घंटे में। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि पलासी 2 घंटे में जीत लिया गया, बक्सर 3 घंटे में 3 घंटा और 3 की संयुक्त सेना को मुनरों ने पराजित कर दिया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बक्सर के मैदान में भारतीय हथेली पर एक लकीर लंबी हो गई थी, और वो लकीर थी भारत की गुलामी की, भारत की दास्ता की। इस तरह से एक चीज और जो समझना है, अंग्रेजों को भारत की जो नैतिक और चारित्रिक दुर्बलता है इसका पता चल गया था पलासी के मैदान से। वो जान गए थे कि इनकी महत्वाकांक्षा और पैसे यानी धन के प्रति जो लिप्सा है, इससे यह कुछ भी कर सकते हैं। इसी कारण से इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ भी ढूंढ लिया मिर्जाफर जैसे लोगों को, सिराजुद्दौला के विरुद्ध और शुजाउद्दौला के विरुद्ध ढूंढ लिया अशद खां जैसे लोगों को। अब हम देखते हैं इस युद्ध के संदर्भ में। तो इस युद्ध के संदर्भ में पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि बक्सर के युद्ध में के बारे में कहा है, पलासी की अपेक्षा बक्सर युद्ध को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। अर्थात ये पलासी को ज्यादा नहीं मानते हैं, कहते हैं कि वास्तविक जन्मभूमि कहा जाए अगर अंग्रेजी हुकूमत की, बक्सर को युद्ध हटा दें यहां, यानी पलासी से की अपेक्षा बक्सर को ज्यादा महत्व देते हैं रॉबर्ट्स साहब। इसका कारण भी था, 3 सेना पराजित होने से होता क्या है कि अब भारतीयों के अंदर अंग्रेजों का जो विरोध करने का साहस था वह जवाब दे दिया। उत्तर भारत, पूर्वी भारत में एक तरह से समझा जाए तो जो छोटे छोटे नरेश थे, नवाब थे, जो शासक थे, साहस ही नहीं जुटा पा रहे थे अंग्रेजों का सामना करने का। क्योंकि उस समय ये तीनों सेना, मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, ये 3 बड़ी शक्ति थी, और तीनों ही शक्ति का पराजित हो जाना एक तरह से समझ ले कि एक बहुत बड़ी घटना थी। और इस तरीके से इस घटना के कारण बंगाल के नवाब में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए 1763 ईस्वी में ही मिर्जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बनाया गया। क्यों बनाया गया मिर्जाफर को बंगाल का दोबारा से नवाब? इसका कारण था मीर कासिम भागे भागे फिर रहे थे। 3 युद्ध जब उन्होंने 1763 ईस्वी में लड़ा और तीनों युद्ध के परिणाम स्वरूप मुंगेर को जब छोड़ दिया तो अंग्रेजों ने फिर से मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मिर्जाफर 5 फरवरी 1765 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहते हैं। मिर्जाफर जब दूसरी बार बंगाल के नवाब बने तो 1763 से 1765 ईस्वी तक रहते हैं। 5 फरवरी को इनका निधन हो जाता है। लेकिन इनके निधन से पहले मीर कासिम के साथ क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। मीर कासिम जो बक्सर के युद्ध में हारा, उधर शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और शुजाउद्दौला के बाद शाह आलम द्वितीय,
दोनों के साथ अंग्रेज ने एक संधि की 1765 ईस्वी में। दोनों के साथ जो अंग्रेजों की संधि थी वो इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, ये संधि अंग्रेज और शुजा-उद-दौला के बीच में हुई थी, और अंग्रेज और शाह आलम के बीच में ये हुई थी 12 अगस्त को, और एक हुआ था 16 अगस्त को, सॉरी 12 अगस्त को हुआ था शाह आलम के साथ, और शुजा-उद-दौला के साथ हुआ था 16 अगस्त को। 12 अगस्त को था शुजा-उद-दौला के साथ, और 16 अगस्त को था ये संधि हुई थी शुजा-उद-दौला के साथ। तो शाह आलम के साथ हुआ था 12 को और 16 को। दोनों ही संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से हम जानते हैं। इससे पीछे भी इलाहाबाद की संधि हुई है, लेकिन इस संधि की चर्चा हम जब किए हैं तो ये बक्सर के युद्ध के बाद होता है। बक्सर के युद्ध के बाद दोनों ही से संधि करके दोनों को अपने पक्ष में मिला लिया। वहां दूसरी ओर अब ये दोनों तो संधि कर ली अंग्रेज से। मीर कासिम के साथ क्या होता है? मीर कासिम भागा भागा फिरता है और एक नवाब बहुत दयनीय दशा में अपने जीवन के अंतिम दिन को गुजारते 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 1777 ईस्वी 8 मई 1777 ईस्वी के 8 मई को इस दुनिया को छोड़ देता है। तो मीर कासिम 1777 ईस्वी को छोड़ता है। मिर्जाफर की मृत्यु 5 फरवरी 1765 को होती है। अब बंगाल के नवाब बनते हैं नजमुद्दौला। नजमुद्दौला को जब बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो अंग्रेजों ने इनके साथ संधि करी। ध्यान में रखना है, नजमुद्दौला जब बनते हैं तो एक बार फिर से बंगाल का गवर्नर बन जाता है क्लाइव, यानी बंगाल का गवर्नर अब नया फिर आ गया। वो वही क्लाइव हैं जिन्होंने की भारत में एक तरह से कहा जाए तो कंपनी शासन की नींव डाली थी। 1765 ईस्वी में वापस आते हैं और उसके बाद इनको जो संधि इनके साथ की जाती है बंगाल के नवाब के साथ, उसमें संधि की शर्त के अनुसार इनको विदेशी मामले, उसके बाद रक्षा के मामले, सैन्य मामले, ये सब कुछ जो महत्वपूर्ण मामले थे उनसे वंचित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं हम कि बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के संरक्षण में ही जीना था, यानी अंग्रेजों के संरक्षण में अपनी नवाबी करनी थी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संरक्षण में जो बंगाल का प्रथम नवाब हुआ वो थे नजमुद्दौला। इसके बाद के तीनों शेख-उद-दौला, मुबारक-उद-दौला, ये तीनों के तीनों ही जो थे वो कंपनी संरक्षित थे। ध्यान में रखना है, कंपनी संरक्षित थे ये तीनों के तीनों। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि नवाबी की प्रथा एक तरह से समझा जाए तो यहीं तक खत्म हो जाती है। और धीरे धीरे जब इनका मतलब 1770 से 1775 ईस्वी तक शासन नवाब थे मुबारक-उद-दौला। मुबारक-उद-दौला का निधन हो जाता है। मुबारक-उद-दौला के निधन के बाद जिसकी शुरुआत की थी मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने, एक नजर डालते हैं हम। मुर्शिद कुली खान ने जिस नवाबी की शुरुआत की थी 1717 ईस्वी में, जैसा कि हम जानते हैं फर्रुखसियर ने इनको उस समय बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा था, और बंगाल पहुंचने के बाद इन्होंने स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली थी और अपनी राजधानी ढाका से इन्होंने शुरुआत की थी नवाबी की। इस कहने का अभिप्राय कि स्वतंत्र सत्ता बनाकर अपने को नवाब घोषित कर लिया था। तो पहले नवाब थे मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन उसके बाद थे, सरफराज खां थे, अलीवर्दी खां थे, सिराजुद्दौला थे, मिर्जाफर थे, मीर कासिम थे। मिर्जाफर दूसरी बार भी आते हैं, और इसके बाद जो है सो नजमुद्दौला, शेख-उद-दौला, मुबारक-उद-दौला का ये शासनकाल है। तो ये शासनकाल रहा है इनका, और इस तरीके से बंगाल में अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है। हम आगे जानेंगे कि जब बंगाल में पूरी तरह से अंग्रेजों के गिरफ्त में आ जाता है तो फिर आगे उनकी गतिविधि कहां कैसे पहुंचती है, दक्षिण भारत में उस समय क्या होता है, पश्चिम भारत में क्या होता है, इसकी जानकारी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।